Please, guys, please just wait. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay. हेलो एवरीबॉडी। हम लोगों की चर्चा पिछले लेक्चर से ट्रांसलेशन पे चल रही है। ट्रांसलेशन पे मैंने कुछ पैसेज पे जो मैंने बात किया था उधर, वो इस लिहाज से कि किस प्रकार के क्वेश्चन की या किस प्रकार के पैसेज की भूमिका है आपके इस कोर्स में, जिसको आप हेल्दी रूप से या स्वस्थ मानसिकता के साथ आप उसमें जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी उसकी जो आवश्यकता है, आप पैसेज चूँकि आपने देखा लेवल से आप परिचित हैं, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, और उसी के आड़ में और चीज़ें और आएंगी जो ऐसे जो है। इसका मतलब एक जिस भाषा का आपको निबंध लिखना है उसका प्रवाह कम न हो। ऑलराइट। तो ऐसी पोजीशन में आपको उतनी ही समय में लिमिटेड टाइम में प्रवाह भी पाना है, और लिमिटेड टाइम में ही आप चाहते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी इकाई से लेकर के वहाँ तक आप माउंटेन एवरेस्ट पार कर लें। तो थोड़ा सा आपको भी अपनी मानसिकता की जो छलांग है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो मैंने पैसेज की बुनियाद भाई आपको बता दी ही कि पैसेज उसी लेवल का आएगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं वह बाजार जाता है से शुरू करूं, तो मैं आपकी बात को भावनाओं को समझते हुए शुरू कर दे रहा हूं। लेकिन तुरंत चूंकि आपको पिच पे उतर करके बहुत बड़ी बैटिंग भी करनी है आज के हालात को देखते हुए, और एक लिमिटेड टाइम में एक निश्चित समय, देखिए टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब देखिए जैसे इस शब्द को लिखना है तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये उसका अनुवाद हो गया। अब वहाँ टेंस और ट्रांसलेशन मत खोजने जाइए, प्रोवर्ब है, कहावत है, उसके अनुसार मीनिंग बनेगी। समझ गए मेरी बात? इस प्रकार से होगा। और कहीं वहीं देखिए, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है उसने। अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ ग्लिटर्स के साथ आर का है नहीं लगा, लगेंगे युद्ध कर लेने। तो वहाँ प्रोवर्ब है, कहा जहाँ पोएट की वो लाइन फिट बैठ गए उसने वो यूज कर दिया है। समझ गए? तो आपको ट्रांसलेशन या जो टेंस है वो आपको एक सहायक क्रियाओं का प्रयोग जानना है। हमें मूल रूप से आपको वॉयस तैयार करा देना है, एक्टिव टू पैसिव वॉयस, जिससे आप चूंकि उसकी गतिविधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको और न्यूज़पेपर को बढ़िया से आप टच आउट कर सको। इस वजह से मैं इस पॉइंट को बताऊंगा। और टेंस पे बेस्ड आज से शुरू कर दे रहा हूँ। ओके, टेंस छोटे वाक्य से उस पॉइंट से, ताकि उसके कंस्ट्रक्शन के उसके पोजीशन को आप देखें। और नहीं तो भाई पैसे तो आप जान लीजिए, मैंने बताया है कि भारत का शानदार अतीत है। संसार के अधिकांश देश जब पिछड़े हुए और गरीब थे, तो भारतवर्ष की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत विकसित थी। साथ ही हमारी प्रगति साहित्य, संगीत और कलाओं में दुनिया में किसी से कम नहीं थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त वस्तुएं हमारी जीती जागती संस्कृति का सबूत है। इस प्रकार का पैसे जाएगा, जान लीजिए, अपने मन में ये बात भरे रहिए। ओके, मतलब इस बात को मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत से परिचित करा रहा हूं कि आपको इसी प्रकार से पॉइंट आउट करना है। और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होगा वही बात, इंडिया हैज ग्लोरियस पास्ट when most countries of the world were backward and poor, India's economical and political order was much developed simultaneously। अब देखिए, साथ ही कि अंग्रेजी बाजार में खोजने लग जाएंगे, लगेंगे लोग एलांग विद या विथ से करेंगे, तो सिलेक्शन कहाँ होगा? माय गॉड, हाउ? नहीं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको स्ट्रिक्ट रखना होगा। अपने अपने ऊपर सब कुछ करिए ना, अपने ऊपर अपने आप को अनुशासित में रह करके जज साहब बनना चाह रहे हैं, तो पहले आप उस पॉइंट को लेकर के जुड़ जाइए, जितनी चीजें उसके रिक्वायरमेंट है उसके साथ लग जाइए। सिमुल्टेनियसली ये वर्ड यूज करिए ना,
काहे आप विथ वगैरह चले जा रहे हैं? तो जिसका बढ़िया जब हमारे पास 80% के लोग हैं तो हम 25% को क्यों लेंगे? वाई? यस। अगर मान लो कहीं बात सिलेक्शन की आती है मेरिट पे, तो मेरिट को इग्नोर आप नहीं कर पाओगे ना। यू कांट स्पेशली इग्नोर मेरिट का मतलब ये नहीं समझना कोई 90% की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है मेरिट अगर 90% पे अगर बहुत बढ़िया काम रहा होता तो यूनिवर्सिटी काहे कहती है आप 90% आकर के आप टेस्ट दीजिए, इंट्रेंस के बगैर यूनिवर्सिटी में एडमिशन काहे नहीं हो रहा है? आप तो 98 पॉइंट समथिंग समथिंग पाए हैं ना। हमारी यूनिवर्सिटी को भरोसा नहीं, हम एडमिशन नहीं लेते, हम इंट्रेंस लेते हैं। आफ्टर दैट स्पेशली यू आर गोइंग टू गेट द एडमिशन। उस स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट से you have to especially mention this technological point at all in conditions 2 in the points. Yes, so that is the great point which you have to think about please. तो हम टेंस पे चल रहे हैं। मैंने अभी आपको ये चीज़ें पता है, बीच में मैंने ये सब चीज़ें आपसे बताई हैं, इसलिए अपने ऊपर भी आप थोड़ा सा नियंत्रण रख करके और एक पेज इंग्लिश वैसे लिख जाइए। मेरी बात सुन लीजिए, इसको मंत्र समझ लीजिए या सूत्र समझ लीजिए। आज से ही जितने लोग जज बनना चाहते हैं, अगर जज बनने का मन में कल्लोल कल्पनाएं उद्वेलित हो रही हैं, आंदोलित हो रही हैं, अंतःकरण की भावनाओं से अनुप्राणित हो रहे हैं, तो इतना जान लीजिए अपने अंदर सचेष्ट चेतना के साथ ओके जुट जाइए, एक पेज इंग्लिश लिखना शुरू कर दीजिए वैसे राइटिंग के रूप में। एक न्यूज़पेपर कोई ले लीजिए, न्यूज़पेपर क्यों इंग्लिश, ओके एक पेज लिख डालिए, ऐसे सो के उठिए तुरंत लिख डालिए, कोई बोलबे मत करिए किसी से। शुरू हो जाइए, जरा 1 महीना करिए ना, 1 महीने करिए, एक मोटी सी जो कॉपी है भर जाइए ना, इसके बाद देखिए आपके अंदर क्या हो गया। मोहल्ले वाले कहेंगे क्या हो गया, कहे पूछो मत कुछ हो गया है। ऑलराइट, जो कुछ बताऊंगा ना बताने लायक थोड़ी रहेगा आपको, यू कैन वो सब फील होगा, अनुभूति होगी। अनुभूति बताई जा सकती है क्या? देयर इज नो ट्रांसलेशन ऑफ द फीलिंग। हाउ कैन स्पेशली एक्सप्लेन स्पेशली फीलिंग ऑफ एनीबॉडी एल्स? ओके, तो भैया हम इंतजार आपका कर रहे थे, अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक ना? ओके, टेंस, काल, ओके, माय गॉड, टेंस। भाई मेरे अपने तरीके हैं, थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। ओके, 1 सेकेंड भाई, लग रहा उठाना पड़ेगा फोन। Please just wait. Hello, you are very sincere people guys, you are very good gathering at all. कभी थोड़ा सा टफ शब्दों का प्रयोग करूं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसलिए ना कि चूंकि हम 3 लोग अगर बड़ी सरलता और विनम्रता पूर्वक बोलने लग जाएंगे ना तो समाज का नुकसान हो जाएगा। ओके, गुरु अगर अपने चेले के लिए अगर केवल मीठा मीठा बोलने लग जाए तो उसका नुकसान हो जाएगा। चिकित्सक अगर अपने रोगी के लिए अगर कहे इंजेक्शन देना है तो उसके प्रेम में कहे नहीं, कहे कि सर ग्लूकोज पिला दीजिए, तो अगर पिलाने लग जाएं तो जिंदगी भर उसकी खराब हो जाएगी। और कोई चाटुकार लोग अगर राजा के करीब घिर गए तो राजवंश नष्ट हो जाता, राज की व्यवस्था खराब हो जाती। कुछ लोगों को स्ट्रिक्ट हो करके दिल पे पत्थर रख करके अपने आगे आना होगा। माँ कितना मारती है बच्चे को, कभी जेंटलमैन उतने रोती भी है, ये ख्याल रखिएगा। क्योंकि आप चूंकि माँ को तो देखा है अपने, आप देखिए। ओके, तो एक ख्याल रखिएगा कि टीचर की बात का बुरा नहीं मानिएगा। दुनिया के बहुत बड़े लोग जितने लोग रहे हैं सब ने टीचर को सम्मान किया है, और जो बहुत बड़े बड़े लोग जो टॉप करते हैं जरा उनका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो उसके आप केवल लोगों का सम्मान करना शुरू करें, मैं केवल टीचर की बात नहीं करता हूं, लोगों का सम्मान करना शुरू कर दिए, इसके बाद देखिए आप में परिवर्तन आता कि नहीं आता। कोई बोलना जरूरी थोड़ी है, किसी ने कुछ कह दिया वही कर देना थोड़ी है, नॉट। आप जरा रेस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए लोगों का, लोगों की फीलिंग का। 1 मिनट किसी की, हाँ किसी को कुछ का पैसे थोड़े दिया जा सकता है, अपनी फीलिंग दे सकते हैं, अच्छी भावनाएं दे सकते हैं, वो सब चीजें आपके लिए उपकार हो जाएंगी। ये सब आपके ट्रांसलेशन का हिस्सा है, जो भूमिका है जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपको, आपके निबंध में सब काम देंगी लाइनें। आइए, तो गाइज टेंस में देखिए, जो टेंस के इन 3 चीजों उसके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
बगैर और किसी कल्पना मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हेडिंग दिया। इसमें क्या है गाइस, को प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, ओके, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इसके जो 4 वैरायटी हैं प्रेजेंट टेंस के, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट को आजकल में दिख रहा है, इसकी पहचान के रूप में ये आपका है सामान्य प्रक्रिया इसकी। अब देखिए इन सब में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और इसमें क्या होता है, वाक्य की प्रक्रिया क्या है, अफर्मेटिव रखना। बोर्ड पे नजर नहीं देखते लोग, अपने ढंग से लिख देते हैं AFFER, कई लोग लिखते हैं, गलत स्पेलिंग है वो, AFFIR है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ताकि आप नींद में भी अगर कुछ लिखें तो सही लिखा जाए। आदत एक अच्छी जब पड़ जाएगी गाइस ने, तो आप चाहे जिस अवस्था में रहेंगे वही होगा। ओके, नहीं तो नार्को टेस्ट करवा लीजिएगा, वो सही है, सही निकलेगा सब। ओके, कुछ इधर उधर की भावनाएं नहीं रहेंगी। यह हमेशा अच्छा विजय के साथ उसी की होती, जान लीजिए, डिफिनिट है। ओके, जस्ट तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब मैं यहाँ 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले उनको आप नोट कर लीजिए तब मैं बात करूं। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नोट करें जरा, मैं अपना पाठ नंबर 2 सीता है, कंस्ट्रक्शन के रूप में जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हमेशा जानिए कि ये कोई एग्जाम में नहीं आना है ये भी अपने दिमाग में रखे रहिएगा। ये आपको केवल समझाने के लिए और समझने के लिए शुरुआती दौर का पॉइंट है, हमें वॉयस पढ़ाने की दृष्टि से इसको मैं वाच कर रहा हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, सीता एक मधुर गीत गाती है। नंबर 3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर 3। ओके, ओके, हम अपना पाठ याद करते हैं। ओके, नंबर 4, वे खरीदते हैं, खरीदते हैं। ओके, अब देखिए, अब यही सेंटेंस अगर आपको बढ़ाना होगा तो आप एक सेंटेंस थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा करके, जो आपके पैसेज में रोल निभाएगा, जैसे पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, थोड़ा सेंटेंस का लेवल बढ़ा है, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। अभी एक सेकेंड गाइस, अब ये सेंटेंस जो हुआ, अब अनुवाद का तरीका क्या होगा, कैसे आप और बहुत ज्यादा बुनियाद में मत पढ़ें, ट्रांसलेशन इसका करेंगे कैसे, जस्ट वेट। हेलो गाइस, सेंटेंस आपके सामने है बोर्ड पे, उसकी बुनियाद, उसकी हकीकत, रिलेबिलिटी एंड रियलिटी। ओके, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, यानी करता हूँ तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस है। नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो नॉट तो है नहीं। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट अगर आपका सेंटेंस है
तो ऐसी पोजीशन में किसी प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। ख्याल रखें, कोई सहायक क्रिया इसमें नहीं सिंपल प्रेजेंट में। हेलो, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार के सहायक क्रिया की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? तब वहां आप डज और डू के चक्कर में मत पड़िए। डोंट थिंक अबाउट डज और डू ए बेसिकली। थोड़ा अंग्रेजी सुनते जाइएगा बीच बीच में, अपने कानों को सुनाते रहिए। सुनते सुनते बताया हूं ना, जो मैंने आपसे कहा है कि आप सुनेंगे, ऐसे 2-3 महीने मेरे साथ दीजिए। ओके, यू कैन, कुछ परिवर्तन होगा, देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। हाउ कैन आई टेल यू। आइए, तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ सेंटेंस मैं है, अपना है, पाठ है, याद करना। अब पहले इनकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। याद करने की वर्ड मीनिंग क्या है? लर्न है, यस, LEARN हो गया। और आई है मैं के लिए हो जाएगा आई। ओके, अपने के आई के लिए अपने की क्या है? माई है। हर के अपने की इंग्लिश समझ लीजिए, जैसे सी के लिए अपने की इंग्लिश हर है। ऑलराइट, जैसे कहीं सी लिखा हुआ है, अपना लिखना है, तो क्या करेंगे? हर कर देंगे। ही है तो अपने की इंग्लिश हिज है। वी है तो अपने की इंग्लिश अस है। दे है तो अपने की इंग्लिश दियर है। आई है तो अपने की इंग्लिश माई है। ये अपने की इंग्लिश बता रहे हैं पॉइंट जो इधर संकेत किए गए हैं। क्लियर? ओके, अब देखिए तो तरीका क्या बना। जैसे मैं अपना पाठ करता हूं, आई लर्न, अपना पाठ क्या हो गया? अब देखिए, आई लर्न माई लेसन, ये लिखा गया शब्द। तो इसमें अब देखिए, इस सेंटेंस का जरा पोस्टमार्टम करते हैं, पार्जिंग करते हैं, कैसे बन गया। आई सब्जेक्ट हो गया, कर्ता कैसे ट्रांसलेशन हुआ? पहले क्या लगाया आपने? सब्जेक्ट, कर्ता, यस। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, इसका मतलब इसके प्लस आगे क्या लगना है? वो चीज आगे क्या है? याद करने की इंग्लिश लर्न है, तो ये क्या हो गए? लर्न इसमें क्या है? वर्ब है, क्रिया है। ओके, तो वर्ब हो गया। ओके, आई लर्न माइग्रेशन। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे अदर्स आप लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस बहुत लंबा है तो और चीजें लाएंगी, नहीं कुछ है तो आप अदर्स लिख दीजिए, यानी और चीजें जो उसकी। जैसे ऑब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है, तो इसको आप ऐसे देख लें। इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने की प्रक्रिया क्या है? एक नोट लिख लीजिए वहीं पे। यस, एक नोट लिख लें, बता दे रहा हूं, बोल दें। ओके, सिंपल प्रेजेंट के, एक लाइन नोट कर लें। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय ही सी इट, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में, वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। इससे परिचित हैं आप, बहुत ज़्यादा उस पर मसाज नहीं करना है, नॉर्मल वे में यस या ईएस जोड़ देते हैं। एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस हटा देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस हटा देते हैं। क्लियर? यस या ईएस हटा देते हैं। क्लियर? ओके, आई के साथ भी लिख ले वहां ताकि कंफ्यूजन न रह जाए। आई के साथ भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। आई के साथ भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता।
आई के साथ भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर? अब देखिए, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, बहुत ज्यादा और लग लके के बिना। आई लर्न माई लेसन, मैं समझता हूँ जो सेंटेंस भी पहला दिया गया है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, उतनी बारीकी से आप समझ सहमत हो गए हैं उस चीज को, तो बहुत ज्यादा और उस पर क्लेरिफिकेशन नहीं करूंगा। तब अगला क्या है, सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता गाती है, पहले ऐसे अनुवाद हुआ, सीता गाती है, क्या गाती है? एक मधुर गीत। मधुर गीत के लिए स्वीट सॉन्ग भी लिख सकते हैं, और थोड़ा डिलीशियस बनाने के लिए मिलोडियस सॉन्ग भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर फ्री टू राइट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना। आप एक चीज और आज से ही करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें शामिल कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। आप एक पेज लिखना शुरू कर दीजिए अंग्रेजी, चूंकि जब लिखना ही है तो लिखना है, बड़े बड़े फैसले आपको करने हैं तो डेफिनेटली स्पेशली हैव टू राइट आउट। एक पेज रोज लिखिए, एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश, दोनों लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोनों पर चार्म है आपका, दोनों का अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी अलर्ट। बीच बीच में अंग्रेजी बोलता जाऊंगा, यू कैन स्पेशली। ओके, तो सीता है, सीता, गाने के लिए सिंग, तो यस जुड़ जाएगा, सीता सिंग्स, क्या सिंग्स? अ मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। सीता सिंग्स अ मेलोडियस, अ स्वीट सॉन्ग। क्लियर हो गई बात गाइज? हेलो? ओके, ऑलराइट। नंबर नेक्स्ट है, हम अपना पाठ याद करते हैं, तो वी लर्न, हेलो, वी लर्न अपना पाठ, ओके, आवर। देखो अस जो यहाँ पे दिया गया है गाइस, ध्यान रखिए, ये अस जो है ये आप पैसिव में जब बदलेंगे तब इसका होगा, इसके लिए आवर वर्ड यहाँ संकेत में लिख लीजिएगा, वहां संकेत में वी के लिए, अपने के लिए आवर यूज करेंगे, ये अस जो होता है पैसिव की चेंजिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अस जो है वो पैसिव में जब बदलेंगे आप, अस का वी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। वी के लिए, अपने के लिए क्या यूज करेंगे? आवर वर्ड यूज करेंगे, ये थोड़ा सा उसमें संशोधन कर लीजिएगा। ओके, ये तो सब ओके है, ऑलराइट। दे के लिए दियर ही है, चूंकि पैसिव में क्या हो जाता है, दे का देम हो जाता है, जब पैसिव में बदलेंगे वो बताया जाएगा उस क्रम में, यू कैन गेट इट वेरी इजिली। हेलो गाइस, यस? अब आइए, तो वी लर्न लेसन। अब देखिए इस कोई और व्यवस्था नहीं देनी है, या कोई उसमें समाधान नहीं है और उसको करने की जरूरत है, बहुत इजी वे में आप गति के साथ अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो अब बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, तो दे, ओके, बाय, ओके, अब बाय नहीं करेंगे चूंकि दे है तो प्लूरल है, ओके, वे खरीदते हैं, दे परचेज भी कर सकते हैं, दे बाय बुक्स, ओके, they buy books from the market, buy books from the market। कोई कंफ्यूजन? मैं समझता हूँ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, ओ इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस क्रम से आप परिचित उतना है, तो सेंटेंस जब सॉल्व हो रहा है तो आपके मस्तिष्क में वो बातें आ जा रही हैं, कहाँ से वो फीड अप करना है, वो कहाँ से वो चीज बनी है। सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो हुआ है, दे बाई बुक्स, पुस्तकें, ओके, किताबें, बुक्स फ्रॉम द मार्केट। कोई कंफ्यूजन? अभी जो सेंटेंस आपने जो 3 सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियर हो गया है ना? लास्ट स्टूडेंट्स देयर इन द कॉर्नर, ओके, ऑलराइट, देयर, आप सबको क्लियर है वो सेंटेंस उतने ना? ऑलराइट, वेरी गुड। पृथ्वी को, एक सेंटेंस थोड़ा सा उसमें आया है जो हल्का सा, इससे लेवल इसका बढ़ा है, थोड़ा सा एंटीबायोटिक उसमें ज्यादा लग रही है, ओके। तो पृथ्वी को सूर्य से उष्मा और प्रकाश, फिर कोई डज डू के बारे में सोचना नहीं है, यू आर नॉट स्पेशली अलाउड टू थिंक अबाउट, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस इसी ढंग से पृथ्वी को, द अर्थ, ओके, द अर्थ, ओके, भी लिख सकते हैं, रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, यस।
द अर्थ गेट्स, ओके, या रीसीव्स, दोनों में यूज कर सकते, यू कैन यूज अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट, हीट लाइट कहां से, फ्रॉम द सन। देखिए दुनिया की चीजें हैं वर्ल्ड की, उनके लिए आर्टिकल दी का प्रयोग है। आर्टिकल संख्या में 3 है, उनको 2 भागों में बांटते हैं। ओके, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल है। ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है, और दी क्या है, वो डिफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल दी का प्रयोग हर जगह आप नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे, आप कर सकते हैं। कैसे करें उसका एक प्रोसेस है। अब जैसे मान लीजिए आप दुनिया की सबसे जो बड़ी अच्छी इमारत होगी, ऐतिहासिक इमारत होगी, वहां आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। जैसे द ताजमहल, इस प्रकार की इमारत के लिए करना है। अब सोचो ताजमहल, अब आप ताजमहल न बनवा पाए, अब आपके मन में मुरीद आप उसके हो, आप उसके एक कसीदगी में परेशान हो कि जब से तक ताजमहल नहीं बनवाएंगे तो क्या अपने घर के आगे मन हमारा हुआ आर्टिकल दी लिखने के लिए, क्या हम नहीं लिखेंगे? लिखेंगे माय गॉड। किसी चीज को पर्टिकुलर बनाने के लिए आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। जैसे बॉय के लिए आर्टिकल दी नहीं लिखना है, गर्ल के लिए आर्टिकल दी नहीं लिखना है, लेकिन द बॉय यू सी इज माई स्टूडेंट, यानी जिस खास लड़के को, द गर्ल यू सी इज माई स्टूडेंट। अब समझ गए मेरी बात? यानी जहां पे किसी चीज को पर्टिकुलर बनाना हो, आप उसके लिए आर्टिकल दी का प्रयोग कर देंगे। धार्मिक पुस्तकों के लिए आर्टिकल दी का प्रयोग है, द रामायण, द महाभारत, ओके। लेकिन अब जैसे मान लिया गया वाल्मीकि's अ रामायण इज होली बुक ऑफ हिंदूज, तो आप क्या लिख देंगे? वाल्मीकि's द रामायण। गलत हो जाएगा वहां भी। देखिए मामला, इंग्लिश की सेंसिटिवनेस देखिए। वही चीज बताई जा रही है, सही हो रहा है, वही बगलिए में गलत हो रहा है। माय गॉड, ऑलराइट। इसीलिए अंग्रेजी के लोग आफत बचा देते। कैसे कैसे आ गया, ऐसे आ गया, बता रहे हैं। आर्टिकल दी का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के लिए करते हैं, ऑलराइट, द रामायण, द महाभारत। आपकी गलती क्या थी कि जो मासूमियत के साथ खिलवाड़ हो गया? वाल्मीकि's अ रामायण इज होली बुक ऑफ हिंदूज लिखा गया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपने क्या लिखा? वाल्मीकि's द रामायण। आपने तो फॉलो किया मुझे ना, लेकिन गलत हो गया। क्यों? लेकिन वहीं बगल में एक और रूल आ जाएगा, क्या? अगर पुस्तक के कवि और लेखक का नाम दिया गया हो तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो न ए होगा न दी होगा, केवल रामायण होगा। वाल्मीकि रामायण इज होली बुक ऑफ हिंदूज, न वहां दी लगेगा न ए लगेगा। अब समझ गए मेरी बात? इस बारीकी के साथ आपको आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना कठिन था, इसको अंग्रेजी में कैसे कहोगे? इसको कहीं नोट कर लीजिए, इसको इसको अलग से, कहीं कुछ चीजें महत्वपूर्ण आ जाए ना तो बगल में नोट कर लीजिए, बगलिए में कुछ लिख लीजिए अपने ढंग से, ओके। और आगे बढ़ना कठिन था। इट वॉज डिफिकल्ट टू, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोसीड फर्दर। FURTHER, ध्यान रखना, कहीं नोट कर लो। और आगे बढ़ना कठिन था, कहीं काम कुछ एक लाइन बना लेना। तो चूंकि अभी तो चल रहा है, चूंकि प्रेजेंट, चूंकि सब शब्द कोई आ जाए तो तुरंत लिख लीजिए। और आगे बढ़ना कठिन था, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोसीड फर्दर। FURTHER। अब देखो वहीं आप सोचो, आपने लिख दिया फारदर, गलत हो जाएगा। आप सोचो चल जाएगा, नहीं चलेगा। माय गॉड, कैसे चलेगा? नो, फारदर मतलब दूरी के लिए हो गया वो, नॉट एट ऑल। इसलिए अंग्रेजी में कुछ चलने वाला, अगर आपने शब्द थोड़ा सा कर दिया तो गलत हो जाएगा वो, ओके। फोर्स मतलब बल है, फोर्सेज मतलब अगर आप सोचे प्लूरल कर दें तो सेनाएं, टुकड़ी हो गया सेना की। गुड मतलब क्या हो गया? अच्छा है। आपने सोचा प्लूरल बना दें तो गुड्स कर दिया तो सामान हो गया। यस, इसका भी ख्याल रखना होगा। कलर मीन्स रंग हुआ, कलर्स कर देंगे तो सेना का झंडा हो जाएगा, ओके। इतनी व्यवस्था के साथ अंग्रेजी पढ़नी है, घबराइएगा मत उससे, सब आएगा। बस बैठने की आदत डालिए, सुनने की थोड़ा आदत डालिए, सुनाने की आदत कम डालिए, सुनिए पहले।
ओके, न ज्यादा बोलने की आदत डालिए, क्लास में केवल मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। ऑलराइट, थोड़ा बर्दाश्त कर जाइए कुछ दिन। अपनी हकीकत के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए आप सुधर जाएंगे तो आपका परिवार सुधर जाएगा। माय गॉड, अच्छे नात रिश्तेदारी हो जाएगी, अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, तमाम चीजें हैं ना। हम और ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहते हैं। ओके। ओके, बहुत लालच में मत पड़ना बॉय। राइट, यस। ओके, बहुत सिस्टम से बहुत लोग ललची आए हैं। हमारी मेरी आंखें चश्मदीद गवाह हैं। ओके, जो लोगों के बाग उजड़े हैं। ओके, यस, आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। इसलिए प्लीज, बहुत हिसाब से, दुनिया की आपको समझदारी है। ओके, अब देखा कितना तेज समझे हैं, ट्रांटेन समझिए। यही मैं जानना चाह, मतलब इस पर जितना अगर थोड़ा आपसे इस पर भी ध्यान है, तो द अर्थ and light from the sun. The earth receives heat and light from the sun. क्लियर? ये आपका सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीजें जानने की कोशिश करें। अब निगेटिव देखिए बनेगा तो प्रक्रिया बदल जाए। इन्हीं सेंटेंस से निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तब इसी पर बड़े बड़े वाक्य मिलेंगे आपको। अभी पहले जैसे नहीं कभी कि वह भ्रष्ट ने, अभी न लिखना, जैसे कभी वह भ्रष्ट नेता अधिकारियों को घूस देने की कोशिश करता है। ओके, दैट करप्ट लीडर ट्राइज टू ब्राइब। ओके, घूस देने की, ब्राइब, ब्राइब, राइट। ओके, टू ऑफिसर्स, टू द ऑफिसर्स। क्लियर? आएगा, उस पॉइंट पे चल रहे हैं अभी। ओके, वेट, ये आप इसी को निगेटिव की आसानी पैसिव के लिए तैयार रहिएगा। एक्टिव पैसिव मतलब पैसिव में कैसे ट्रांसलेशन होंगे वो भी तरीका, जैसे पढ़ लेंगे जब ये, तो एक्टिव पैसिव शुरू करूंगा, क्योंकि ताकि सहायक क्रियाएं एक्टिव पैसिव के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आप जान लेंगे सहायक क्रियाएं क्या हैं। अभी सहायक क्रियाओं का दौर चलेगा अब, तो निगेटिवली हेडिंग डालें, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकार। अब इसमें क्या होगा गाइस, अब इसमें सहायक क्रियाओं का दौर चलेगा। सहायक क्रिया लगेगी। ओके, अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जस्ट वेट, बता रहे हैं अभी आपको। समझ, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सिलरी वर्ब। एक चीज और, जैसे कभी कभी क्या होता है वर्ब को लेके, जैसे वर्ब में भी जब आए बता देंगे आपको उसको। वर्ब में भी एक होता है गाइस ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। हेलो, एक लिंकिंग वर्ब है, एक है एक्सिलरी वर्ब या उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जैसे मान लो सेंटेंस है, एक सेंटेंस, अभी इसको अब चल रहे हैं इस पॉइंट पे। जैसे सेंटेंस लिखा है बहुत इजी वे में, जैसे ही रोट अ लेटर, ये सेंटेंस लिखा गया। ओके, और एक सेंटेंस से लिखा गया द सन साइंस ब्राइटली, ब्रिटली, ब्राइटली। जस्ट वेट, नंबर 3 है, जस्ट वेट, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, या जस्ट वेट। बहुत सरल सेंटेंस है, सब समझ रहे हैं आप। नंबर 4 हो गया, ही हैज रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। अब देखिए ये 4 सेंटेंस बोर्ड पे आपके लिखे गए हैं। देयर आर 4 सेंटेंसेस विच हैज बीन पॉइंटेड आउट एट द बोर्ड। एट द बोर्ड किसी चीज के संकेत के लिए या स्थान के संकेत के लिए प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। लुक एट द बोर्ड, लिसन टू मी, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू, टू, राइट। वो चीजें आती रहे, जैसे बोलचाल के भाषा के दौरान ऐसे हम बोलते चलेंगे, दिमाग में अपनी बातें रखते जाइएगा, फीड अप करते जाइएगा। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, तब यहाँ देखिए जैसे ही है, रोट है, ये लेटर है, उसने एक पत्र लिखा, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे ही आपका
सब्जेक्ट है, करता है, यहाँ वर्ब हो गई है ये, और ये लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो जान लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब उसमें लगती है। यानी अगर यहाँ अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये वर्ब पहचानिए कौन सी वर्ब है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं। यानी कर्म जिसमें दिया हुआ हो, ये लेटर कर्म है उसका, या उसने एक पत्र लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया है तो जान लीजिए वो सकर्मक क्रिया है, यानी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो रोट यहाँ कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्लियर। अब मान कभी कभी क्या होता है कंपटीशन वगैरह में पूछ लेता है, जो ग्रामर वगैरह के टच में रहेंगे, तो उसको यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं दिया, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, वहीं लिख देगा ये लिंकिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, कि लेक्सिकल वर्ब है। मैंने आपको तो ट्रांजिटिव वर्ब बताया, ट्रांजिटिव वर्ब ऑप्शन में नहीं दिया है। इतना खेल हो रहा है एग्जाम में, माय गॉड, जो आप जान रहे हैं वो नहीं आ रहा है। शरारत कहाँ हो रही है, जो थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा आपको, यानी अपने मिजाज को थोड़ा सा बाजार के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। यस, थोड़ा सा कंपेटिटिव बन जाइए। ओके, कंपेटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था आपके अंतःकरण में अनुप्राणित हो जाए। यस, उस संचेतना के साथ अपने आप को विकसित कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे व्यवस्था आपके करीब आएगी। माय गॉड, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, कितनी नौकरियां देख रहे हैं, एक नौकरी 5-5 6-6 इंटरव्यू, माय गॉड, एक नौकरी पाए हुए हैं, लेकिन 5-5 6-6 अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि कौन चुने नौकरी, इतनी नौकरी पीछे मिल रही, इतना कॉन्फिडेंट लेवल इतना बढ़ा हुआ है, माय गॉड। ओके, एक जन एसडीएम साहब हो गए, पता चला उनको 4-5 नौकरी और मिल गई है। अब कौन एसडीएम वाली करें कि एडीएम सिटी वाली करें, अब इसमें आप रात भर नींद नहीं आ रही, माय गॉड, दोनों पत्नी जागे पड़े हैं कि कौन कौन मतलब कौन नौकरियां लें। ओके, छप्पर फाड़ के मिलता है कभी गार्ड। ओके, लेकिन घबराइए मैं, जिस हालात में रहे उसी मौज में रहे, राजकुमार से कम नहीं, राजकुमारी से कम नहीं, माय गॉड। ओके, आपका न कोई आकाश छीन सकता है, न धरती छीन सकती, छीनने वाले छीन जाएंगे, माय गॉड, डोंट गेट वरी। कम से कम शब्दों के उस भी अपनी व्यवस्था के साथ बने रहिए। तो ये रोट भैया, इसमें मैंने इसलिए बता दिया ये वर्ब है, आप रोट है। अब देखो यहाँ सन साइंस, साइन यहाँ भी वर्ब है, सन साइंस ब्राइटली, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अभी ज्यादा उससे गंभीरता समझ लीजिएगा। अब देखो इज, आप देखते हो इज जो है वो सहायक क्रिया है, कहाँ की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पे इज जो है कोई आईएनजी तो लगा नहीं है। अब देखिए इज का 2 रोल है, जैसे एक हो गया जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट एक मिनट, उधर से दिख रहा है गाइस। ओके, रुक जाओ, कुछ मिटाना नहीं चाह रहे ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया, एक मिनट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट जैसे लिखा हुआ है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए जरा इज का रोल देखिए, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, दोनों जगह इज ही लिखा हुआ है, लेकिन रोल अलग अलग है। यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए, मतलब प्लेइंग लगा हुआ है तो इसका मतलब आईएनजी फार्म लगा है, तो वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ इज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, यानी जोड़ रही है, केवल लिंक बना रही केवल इसके साथ, इस सेंटेंस को केवल जोड़ा है उसने, इसलिए इज यहाँ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। और यहाँ हैज क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेलो गाइस, यस 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 यस। ओके, ज्यादा भारी भरकम दिमाग पे मत रखिएगा, सुनते जाइए लेक्चर, नहीं तो अगर मान लो रिकॉर्डेड होगा तो उसको 2-3 बार मसाज कर लीजिएगा उसका, यू कैन फाइंड आउट। ये तो यहाँ प्रवाह चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट, अगली बार बोलूंगा तो शब्द बदल जाएंगे, शब्द वही बदल जाएंगे, व्यवस्था ये वाला सब सिस्टम बदल जाएगा। पॉइंट आउट एट ऑल। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू, या तो हैज क्या यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। यस यस, या इसी को क्या कहेंगे, एक्सिलरी
एक्सिलरी वर्ब। ओके या अरे ऐसे ही आप लोग अंग्रेजी लिखेंगे, आपका स्टोनो सब समझ जाएगा। माय गॉड, यस, केवल इसे समझा देंगे। अरे जब लगे रहेंगे, जब लगाव होगा तो आहट भी समझ में आती है, ख्याल रखिएगा वो चीज़ें। यस, बताया हूँ आपने, देखिए परिवर्तन लगेगा माय बॉय। कुछ समय दीजिए, इसके बाद देखिए यू कैन स्पेशली एट ऑल, अंग्रेजी में थोड़ा ही गड़बड़ होगा। यस, अपना उधर ला संभालिए, अंग्रेजी में हम हुआ देंगे। माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली, जस्ट वेट। तो निगेटिव सेंटेंस में गाइस क्या करना होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू सिकली। अभी इतने जितने लोग बैठे हैं ना, सबको अंग्रेजी बोलना भी है, ऐसे बोलवा देंगे। माय गॉड, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, चैनल चलेगा उसका भी, यू कैन। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, जैसे सेंटेंस निगेटिव के लिए वहां नॉट लगा दिया जाएगा। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। अब देखिए पहले इन दो सेंटेंस पे आते हैं। तो गाइस इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, सिंपल प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डू है, ठीक ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा और डू लगेगा। माय गॉड, यस। एक, अब लिखिए जरा, एक लाइन नोट कर लें। ओके, यस, आप लिख रही हैं क्या सब? यस, यही लिख रहे हैं कि कुछ दूसरा कुछ लिख रही हैं? यही लिख रही हैं, यस, गुड गुड, ऑलराइट। हम सोचा ला वो लिख रही हैं क्या। ओके ओके ओके, थैंक यू। आप सब अंग्रेजी लिख रहे हैं ना, अंग्रेजी वाले? ओके, नहीं भाई, हम भी अपने मन में भरोसा किए बैठे हैं, सब अंग्रेजी ही लिख रहे हैं। लेकिन भाई इंस्टीट्यूट ला का है तो डेफिनेटली स्पेशली वकील साहब लोग पता नहीं का लिख रहे हो। नहीं, नो डाउट। ओके, थैंक यू, स्पेशली सच अ वेरी गुड गैदरिंग हियर जेंटलमैन। एक लाइन नोट कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय, सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। डजेंट, डोंट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट एवं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डोंट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डजेंट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डोंट का प्रयोग किया जाता है। लिखा, डोंट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई के साथ भी डोंट का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी डोंट का प्रयोग करते हैं। अब नाट और सहायक क्रिया नहीं हो गई, समझिए, निगेटिव में तो लगेगा वो ना, इसलिए मैंने वहां नाट लगा दिया है। आई के साथ भी डोंट का प्रयोग करते हैं। ओके, इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब में यस या यस हटा दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब में यस या ईएस हटा दिया जाता है। ये आपको समझने के लिए बताया गया है, यस या ईएस हटा दिया जाता है। तो मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, आई डू नॉट लर्न, आई डोंट लर्न माई। तरीका क्या हुआ अनुवाद का, ट्रांसलेशन के लिए कैसे आप बना सकते हैं उसको। पहले
वर्ब अदर्स। ओके, बहुत इजी वे में। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। सीता डज नॉट सॉन्ग। ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं उसको। सीता डज नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, या सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। कोई कंफ्यूजन? हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं। वी डोंट लर्न आवर लेसन। वी डोंट लर्न आवर लेसन। ओके, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कल लखनऊ की सड़कों पर नहीं दिखते हैं। ज्यादा वहां लखनऊ तक मत ले जाना इस सेंटेंस को, माय गॉड। पता नहीं कहाँ ईडी लग जाए। लगाई दे ईडी ना, माय गॉड, व्हाट फॉर एट ऑल। चलिए, तो मतलब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल लखनऊ की सड़कों पर नहीं दिखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट सिंग। अब वहां सिंग का मतलब नहीं, आप वहां पर आई एन जी फॉर्म लग गया तो कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, देखने के अंग्रेजी के रूप में लिख सकते हैं। ओके, ओके। ऑन द रोड्स ऑफ लखनऊ नाउ अडेज जब भी लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, नाउ अ डेज हमेशा इस तरीके से इसको लिखा जाता है। जब भी तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप वहां लिखेंगे अपने उस पॉइंट पे, ट्रांसलेशन में कहीं आजकल का पॉइंट आ जाएगा, तो नाउ अ डेज, हाइफन, ये हाइफन है, इसको हाइफन कहते हैं, डैश जिसे आप कहते हो, ये पंक्चुएशन का पॉइंट है। पंक्चुएशन मिस्टेक ना हो पाए उसमें, जैसे जहाँ कैपिटल लिखना है तो कहाँ पता चला कि अब मान लो डज, अब कोई लाइन आपको डज से शुरू करनी है तो आपने इस तरीके से डज लिख दिया तो गलत हो गया ना, वो पहला इंप्रेशन आपका खराब हो गया वहां पे। यानी एग्जामिनर जान गया कि एब्सोल्युटली द स्टूडेंट इज मिसलीडिंग अस। ओके, तो डी कहीं भी कैपिटल लेटर से जो शुरुआत करने की बात है उसको कहे, तो वो पहला उस चीज से आप परिचित हो, यू आर ऑलरेडी स्पेशली इंट्रोड्यूस विद दैट। ओके, तो गाइज इस प्रकार का एक कंस्ट्रक्शन है। अब इसको जो है इंट्रोगेटिव और इस पर और चीजें हम कल जारी रखेंगे। ओके, क्योंकि क्लास रहती है इस वजह से। और फिर इसके बाद में हम ट्रांसलेट जो बड़े बड़े पैसेज हैं उसको हम कंटिन्यू रखे रहेंगे, ये सब भी चीजें, ताकि आप कंस्ट्रक्शन को जान लें। ओके, फिर एक्टिव टू पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में, वो भी हम बताते चलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। आप लोग समझ में आई बातें? कोई दिक्कत, मुझसे कोई तकलीफ? ओके, थैंक यू।